हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 9 की सोशल साइंस का एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने पालनपुर स्टोरी वाला कर लिया है। सेकंड हमारा था पीपल एज अ रिसोर्स, उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड आज हमारा थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। मतलब क्लास 9 की बुक जब आप रीड करोगे, थर्ड चैप्टर रीड करोगे पॉवर्टी एज अ चैलेंज, तो उसको उसमें आपको देखने को मिलेगा कि पॉवर्टी क्या है, क्यों है, किस लिए, हम उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी एनसीईआरटीज पढ़ाई, तो आपको एक स्टोरी जो होती है उस बुक की वो मैंने बता दी, लेकिन जो मेन वर्ड्स होते हैं उनका मतलब मैंने आपको डिस्क्राइब किया, जिससे आपको बुक पढ़ने में जब भी आप वो चैप्टर अगर रीड करेंगे, तो अगर आपको टर्म्स का ये मतलब पता है तो आप इजीली उस बुक को चैप्टर को समझ पाएंगे। इस वजह से ही मेरा ये वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को देख के बुक को रीड करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड चैप्टर है आज पॉवर्टी एज अ चैलेंज। और थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि उसमें भी कुछ स्टोरीज हैं इस बुक में, इस चैप्टर में भी। स्टोरी का मतलब जैसे देखिए, स्टोरी में दो लोग हैं। पहले स्टार्टिंग की जो आपकी बुक की स्टोरी है अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें है रामचरण एक है, और सेकंड है हमारा लखन सिंह। तो रामचरण जो है वो हमारा अर्बन एरिया से बिलोंग करता है, एंड लखन सिंह जो है वो हमारा रूरल एरिया से बिलोंग करता है। तो जब अर्बन एरिया की बात करते हैं, पावर्टी वर्ड का मतलब है कि हम अगर नॉर्मली कोई बोल दे कि पावर्टी क्या है, तो हम उसका मतलब निकाल लेते हैं कि वो गरीब होगा, फटे कपड़े, पुराने कपड़े पहने होगा, उसके पास 2 टाइम की लाइवलीहुड के लिए फूड नहीं होंगे, न्यूट्रिशंस नहीं होंगे। तो हम इससे इमेजिन कर लेते हैं, लेकिन इससे आगे भी बढ़ के पावर्टी है। ठीक है, तो पावर्टी का जो इमेजिनेशन है हमारा, वो बस इतना ही है कि फटे पुराने कपड़े होगा, इलिटरेट होगा, और उसकी हेल्थ नहीं अच्छी होगी, ये सारी चीजें। तो अब आते हैं हम इस चैप्टर के में जो हमें बताया गया है पावर्टी। पहले मैं स्टोरी आपको बता देती हूँ इस चैप्टर की, क्योंकि स्टोरी एक नॉर्मल ओवरव्यू है। स्टोरी आपकी इस चैप्टर में जो भी है मैं बता दे रही हूँ, देन उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि दो लोग हैं, अर्बन एरिया है, एक रूरल एरिया का है। अर्बन एरिया में रामचरण है एंड रूरल एरिया में लखन सिंह है। तो अर्बन एरिया का जो रामचरण है उसके पास 4 बच्चे हैं, वाइफ है, वो है खुद है, और वो काम करता है, मतलब बाहर जॉब करता है। गांव से बाहर जाके, देखिए आपको भी पता है कि लोग माइग्रेट होते हैं, गांव से लोग शहर की तरफ माइग्रेट होते हैं। क्यों? क्योंकि वर्क प्रोसेस के लिए वो माइग्रेट होते हैं। तो हम आपको बताएं कि जो राम सरन है वो क्या करता है कि वो माइग्रेट होता है विलेज से सिटीज की तरफ, और वहां पर जाके वो जॉब करता है। तो जॉब करता है तो वहां पे अपना उसके ऊपर बर्डन देखेगा। उसके 4 चाइल्ड हैं, उसकी वाइफ है, वो खुद है। मतलब उसके फैमिली मेंबर्स में टोटल कितने लोग हैं? 6 मेंबर्स हैं। और इवन वो अपने जो अर्निंग वो करता है उससे वो अपने गांव में अपने पेरेंट्स के लिए भी मनी सेंड करता है, ताकि उसके पेरेंट्स को हेल्प मिल सके। तो एक अकेला जो हमारा रामचरण है वो क्या कर रहा है कि पूरी फैमिली को संभाल रहा है, उसकी अर्निंग पे ही सारे लोग डिपेंड हैं। ठीक है, तो ये अर्बन एरिया का रामचरण। तो भी उसकी अगर आप देखें तो उसकी लाइवलीहुड जो है वो उसके 4 बच्चे। ठीक, अब वो क्या, वो एक पर्सन की अर्निंग पे 5-6 लोग डिपेंड हो गए हैं। तो क्या पॉसिबल है कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा पा रहा होगा? वो क्या पॉसिबल है कि वो प्रॉपर उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करा पा रहा होगा, हेल्थ केयर प्रोवाइड करा पा रहा होगा? तो यही है। वहीं रूरल एरिया में अगर हम बात करें, हमारा लखन सिंह है। रूरल एरिया में जो लखन सिंह है वो खेत में काम करता है। ठीक है, खेत में काम कर रहा है और उसके पास भी बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, और वो वहीं पे अर्निंग कर रहा है। उसके पास भी सेम है। उसकी वाइफ खेत में जाकर काम करती है, लेकिन उसको, आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर फीमेल जाके अपने खेत में काम कर रही है तो हम उसके कंट्रीब्यूशन को इन्वॉल्व नहीं करते इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या हम उसके कंट्रीब्यूशन जो वो कर रही है अपना
सिर्फ घर में, जैसे आपने देखा होगा फीमेल घर पे भी खाना वगैरह बनाती हैं, हाउस होल्ड वाइफ है, जो हाउस वाइफ है वो क्या करती है कि उनका कंट्रीब्यूशन लोग जो भी होता है उनका कंट्रीब्यूशन उन्हें वो इंक्लूड नहीं करते इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वो उनका पर्सनल हो जाता है। तो ये दो आपके राम सरन और लखन सिंह हैं जो आपके बुक में स्टोरी दी गई है। तो इसमें क्या दिखाया गया कि पावर्टी कैसे है, वो अर्बन एरिया में भी जॉब कर रहा है तब भी उसके पास पावर्टी कम नहीं है, और जो रूरल में है उसकी भी पावर्टी कम नहीं है। मतलब आप ये नहीं मान सकते कि अगर वो अर्बन में एरिया में जाके अर्निंग कर रहा है प्रॉपर, तो उसका लाइवलीहुड जो है वो बहुत अच्छा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसकी अच्छी होगी, ये आप नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, समझ पाएंगे। तो अगर अब हम आते हैं कि पावर्टी क्या है। पावर्टी को हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों की हेल्थ से, एजुकेशन से, एंड न्यूट्रिशन से, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। अगर किसी की आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, लोगों की नहीं, इंडिविजुअल की, अगर आप एक इंडिविजुअल की देखें, अगर वो एक इंडिविजुअल को प्रॉपर कैलोरीज मिल रही हैं, प्रॉपर उसकी हेल्थ है, प्रॉपर वो लिटरेट है, एजुकेटेड है, सब कुछ उसके पास न्यूट्रिशन है प्रॉपर, तो वो पॉवर्टी में नहीं आता। पॉवर्टी का मतलब ये है कि जो हमारा जिसको वन डे में प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले। ऐसे आपको पता होगा कि अर्बन और रूरल एरियाज की पॉवर्टी कैलोरीज में डिसाइड कर दी गई है। ठीक है, तो उसी तरह है कि आप जैसे दिखा है, पॉवर्टी इज अ स्टेट वेयर द इंडिविजुअल लैक एक्सेस ऑफ द एसेंशियल रिसोर्स रिक्वायर्ड द बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब बेसिक रिक्वायर्ड जो है उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए अगर वो उसको नहीं मिल रही हैं तो वो पॉवर्टी लाइन में आ जाता है। एंड इंक्लूडिंग इंडिकेटेड फूड, शेल्टर्स, एसेस, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। जिसमें मैंने आपको सेमी में बताया कि मैंने कि आपको हेल्थ चाहिए, शेल्टर चाहिए, प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जो भी आपकी बेसिक्स नीड्स हैं वो अगर आपको प्रोवाइड हो रही हैं, आपको मिल रही हैं, तो आप पॉवर्टी नहीं है, मतलब आप पुअर नहीं है। ठीक है, एंड सेकेंड टर्म है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी पॉवर्टी। पॉवर्टी की हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी कैलकुलेशन डिजाइन द इफेक्टिव पॉलिसी, मेजर इंप्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिसएडवांटेज एंड अचीव द इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था पीपल एज अ रिसोर्स, पीपल एज अ रिसोर्स जब हमने चैप्टर आपको सेकंड एक्सप्लेन किया था तो उसी में बताया था कि अगर पीपल लिटरेट नहीं है, वो एसेट्स नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा? लायबिलिटी बन जाएगा। अगर वो लायबिलिटी बन जाएगा तो वो हमारे किसी काम का नहीं होगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो यही है कि अगर कंट्री के अंदर पॉवर्टी बहुत ज्यादा हाई है तो इकोनॉमिक ग्रोथ करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पीपल को एज अ रिसोर्स जो चैप्टर था वो यही बताया था कि हमें ह्यूमन को भी एसेट्स बनाना है, ना कि लायबिलिटी बनानी है। पॉवर्टी सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट। अच्छा, पॉवर्टी जो हमारे अकॉर्डिंग था वो ये अभी तक का था, लेकिन अगर सोशल साइंटिस्ट के बारे में अगर बात करें, सोशल साइंटिस्ट के व्यू के अकॉर्डिंग अगर हम करें, तो पॉवर्टी के मल्टी डायमेंशनल बना रखा है उन्होंने, मल्टी डायमेंशनल इश्यूज हैं। ठीक है, जैसे एक उनका हो गया इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वगैरह भी आते हैं। जैसे आपको सोशल फैक्टर मैंने आपको चैप्टर सेकंड में बताया था, विशियस एंड विक्टीरियस। विशियस क्या था कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद जैसे जनरेशन टू जनरेशन, जैसा फर्स्ट जनरेशन है उसी तरह सेकंड जनरेशन के जनरेशन के जो उनके चिल्ड्रंस हैं वो उसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनकी अपब्रिंगिंग फर्स्ट जनरेशन के थ्रू हो रही है, देन सेकंड जनरेशन के क्या है कि वो जो फर्स्ट जनरेशन में था उसी को अडॉप्ट करते हुए चल रहे हैं। तो ये कहते हैं कि इससे साइकिल चलती आ रही है। ठीक, तो यही है कि साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, कुछ लोगों के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, और आपके सोशल हैं, इकोनॉमिकल हैं कि अब डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन। जैसे वुमेन को अभी भी उस टाइम पे अलाउड नहीं था कि बाहर जाके जॉब करेंगी वगैरह, ये सारी चीजें। एजुकेशन अवेयरनेस नहीं था, लड़कियों को पढ़ाना अलाउ नहीं था, ये सोशल फैक्ट था कि पहले लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी, ये सब चीजें। ठीक है,
पावर्टी को एस्टिमेट किया गया, इनकम पहले तो पावर्टी इनकम से मेजर कर ली गई, इनइक्वालिटी इनकम में देखेंगे आप भी, अगर इंडिया में देखेंगे तो ऐसा नहीं कि इंडिया पुअर कंट्री है। इंडिया के पास अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो बहुत लोगों के पास इतना इनकम है कि वो ताज होटल में जाके 500 की एक टी अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वही ताज होटल के बाहर आके अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत से पुअर्स हैं जिनको वन टाइम का भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है वो क्या है कि इनकम इनक्वालिटी है, इनकम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसी को बोलते हैं। आपको पता है इकोनॉमिक में थीव्स को बहुत अच्छा माना गया है, थीव्स मीन्स चोर को बहुत अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि चोर जो होता है वो चोरी सिर्फ वही जाके करता है जहाँ पे जिनकी इनकम ज्यादा हो, जिनके यहाँ पैसा है। जब वो चोरी करता है तो वो क्या करता है कि जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको इक्वल कर देता है। इस वजह से थीव को इकोनॉमिक्स में मतलब अच्छा माना गया है। ठीक है, तो सेकंड हमारा आता है कि एस्टिमेट, पावर्टी को एस्टिमेट हम कैसे करें, कैसे काउंट करेंगे कौन गरीब है कौन अमीर है। अब किसी को देख कर कैसे डिसाइड कर दोगे कि ये गरीब है कि अमीर है? लोगों के पास बहुत से पैसे होते और उनके पास अब देखोगे तो प्रॉपर वो न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज। मेथड ऑफ एस्टिमेशन जो है पावर्टी एस्टिमेट ड्राइव द सर्वे और डाटा। पावर्टी को जो हमने मेजरमेंट करने का, एस्टिमेट करने का जो कंडीशन था वो हमारे यहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं, डाटा से और सर्वे करके, लोगों के घर जा जाके सर्वे किया गया, डाटा कलेक्ट किया गया, इनकम के बेस पे किया गया, कंजप्शन के बेस पे किया गया। इससे हमने पावर्टी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि मतलब पावर्टी में है या नहीं है। मैंने बताया कि इंडिया में दोनों ही है, रिच भी है और पुअर भी है। ठीक है, तो एक हमारे गवर्नमेंट ने रिसर्च स्टार्ट की, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह सर्वे वगैरह की, गवर्नमेंट का काम है ये सब काम करना, सर्वे वगैरह करने का। तो उन्होंने सर्वे वगैरह किया, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक नेशनल सैंपल सर्वे, एनएसएस। अब उसको शायद इंक्लूड कर दिया गया एनएसओ में। ठीक है, तो आपकी बुक में एनएसएस ही दिया गया इसलिए एनएसओ के बारे में नहीं बताते, एनएसएस को ही कर देते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे किया गया, डाटा एस्टिमेट किया गया कि लोगों के घर में कितने लोग हैं, कितने लोग अर्निंग कर रहे हैं, कितना उनके घर का एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्या है। ये सारा सर्वे एनएसएस ने करना स्टार्ट किया। एनएसएस का फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे। ठीक है, फिर आते हैं ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो। फिर ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो भी स्टार्ट हो गया आपका। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो में आप देखेंगे तो आपको मैंने जब पीपल एज अ रिसोर्स पढ़ाया था तो उसमें बताया था कुछ कंट्री की पॉपुलेशन हाई थी और उसके बाद भी वो देखो आज डेवलप्ड कंट्री है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। वर्ल्ड में अभी अगर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो पॉपुलेशन में हमसे आगे थे, फिर भी आज वो डेवलप्ड कंट्रीज, फॉर एग्जांपल चाइना। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने यहाँ के लोगों को, पीपल को एसेट बनाने की कोशिश की, उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया, स्किल्स दिए, ट्रेनिंग दी उन्होंने उन्हें, और उसके बदले वो अपना जो पीपल थे उनको एज अ रिसोर्स उन्होंने अपना यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चैलेंजेस अहेड, इनइक्वालिटी थी। अब सर्वे इनकम की इनक्वालिटी है, डिस्पैरिटीज है, रिड्यूसिंग द डिस्पैरिटी, सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, पॉवर्टी को रिड्यूस करने का चैलेंज आ गया कि पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस किया जाए, डिस्पैरिटी को कैसे कम किया जाए। डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस, ये रिच और पुअर का जो डिफरेंस है ये कैसे हम हटा सकें, रिड्यूस कर सकें। ठीक है, फिर इसमें हमने कुछ चीजें लाई, एंटी पावर्टी मेजर्स लाए, इफेक्टिव बनाने के लिए लाया। एंटी पावर्टी मेजर जो होते हैं वो इसका मतलब होता है जो गवर्नमेंट हमारा स्टार्ट करती है। गवर्नमेंट ने काफी कुछ किया पावर्टी को रिड्यूस करने के लिए इंडिया में। इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी भाई बहुत ज्यादा उन्होंने एफर्ट्स किए और वो सक्सेस भी हुए।
पावर्टी लाइन क्या है? पावर्टी लाइन जो है वो डिसाइडेड हो गई है कि जैसे अब सर्वे कर रहे हैं, डाटा निकाल रहे हैं, तो उसके बदले उनको कुछ तो एरिया होना चाहिए जिसके थ्रू वो बता सकें कि ये पावर्टी के अबव है और ये पावर्टी लाइन के बिलो है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि रूरल एरियाज में उन्होंने क्या किया कि रूरल एरियाज में उन्होंने 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरिया, मतलब 2400 कैलोरीज अगर पर पर्सन को पर डे पे रूरल एरिया में मिल रहा है तो वो पावर्टी लाइन से अबव है। ठीक है, अगर उसको 2400 कैलोरीज से कम मिल रहा है तो वो पावर्टी लाइन के बिलो है। सेम ऐसे ही हम लोगों ने अर्बन एरियाज में भी किया। अर्बन एरियाज में उन्होंने जो कैलोरी की मेजरमेंट रखी थी वो थी 2100, मतलब 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया। तो फिर वो हमारा वो पावर्टी लाइन, अगर उसको मिल रहा है तो वो पावर्टी लाइन के अबव है, और अगर उसको नहीं मिल रहा है तो वो पावर्टी लाइन के बिलो है। ये क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया था जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे ये पावर्टी लाइन के अबव है या बिलो है, रिच है या पुअर है, इसमें हम डिसाइड कर देंगे इस कैलोरी की। अच्छा, इसमें एक और है कि अर्बन एरिया की जो कैलोरीज है वो कम है और रूरल एरियाज की जो कैलोरी है वो ज्यादा है। ऐसा क्यों? अर्बन एरियाज में जो होता है फिजिकल वर्क वगैरह, जो वर्क करने के प्रोसेस होते हैं वो अर्बन एरिया में कम होते हैं एक्सपेक्टेड इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में उनको फील्ड में जाके काम करना है, गाय जो डेयरी का काम कर रहे हैं उनको उसमें प्रोवाइड जाके आपको फिजिकली वर्क देना। तो अगर आप देखेंगे रूरल एरियाज में ज्यादा फिजिकल वर्क होता है, फिजिकली पीपल को वर्क करना पड़ता है, और अर्बन एरिया को मेंटल वर्क करना पड़ता है। बस करना दोनों को ही पड़ता है, लेकिन ठीक है। तो ये एक सिनेरियो डिसाइड कर दिया गया, लेकिन यही जो आपका ग्लोबल सिनेरियो था उसमें ये था कि वर्ल्ड बैंक ने यूज किया था यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। वर्ल्ड बैंक ने एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड डिसाइड किया था कि $1.90 पर पर्सन पर डे अगर मिल रहा है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपको सिनेरियो था, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड उन्होंने डिसाइड किया था कि $1.90 पर पर्सन पर डे मिल रहा है तो वो हमारा पॉवर्टी लाइन में नहीं आता है। ठीक है, अब आते हैं एक इसी में हमारे पॉवर्टी लाइन का ये डिसाइड जो किया था अर्बन एरियाज रूरल की, ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने ही किया था, एनएसएसओ ने ये सर्वे करा था कि एक सर्वे करने का क्राइटेरिया उन्होंने अपना डिसाइड किया था कि हम इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही पॉवर्टी को मेजर करने की कोशिश करेंगे कि कितने पॉवर्टी लाइन के अबव है और कितने पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं। ये था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का काम। देन आता है वैल्यूएबल ग्रुप ऑफ इंडिया। अच्छा, दो वर्ड्स हैं जो हमारे सोशल साइंटिफिक ने पॉवर्टी के लिए वर्ड्स यूज किए थे, जो उन्होंने कहा था कि हम पॉवर्टी को इस तरह से देखते हैं, इस तरह से देखते हैं कि सोशल एक्सक्लूजन एंड वेनरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन जो होता है हमारा, उसका मतलब होता है कि हम उनको सोशलाइजेशन से डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दें। देखा होगा कि आपने एरिया वाइज डिवाइडेशन होता है, जो पुअर होते हैं उनका एरिया अलग होता है, जो रिच होते हैं उनका एरिया अलग होता है। क्या होता है कि आप देखेंगे कि सोसाइटीज होती हैं, अगर सोसाइटीज वगैरह में आप देखेंगे तो इस पर्सन की अलग सोसाइटीज है, वो अपनी सोसाइटीज में, अगर उसमें से एक भी गरीब हो गया तो उसे अपनी सोसाइटी से निकाल के उसको जो दूसरी सोसाइटी उसकी उसके अकॉर्डिंग की जो सोसाइटी वो उसे वहां शिफ्ट करे, मतलब उसे हटा देना। मतलब आप देखिएगा कि जो पुअर होते हैं उनकी अलग सोसाइटी मिलेगी, जो रिच है वो अपनी अलग सोसाइटी बना के रहते हैं। तो यही होता है सोशल एक्सक्लूजन, कि आप अपने अकॉर्डिंग क्राइटेरिया डिसाइड कर लिए कि ये रिच है तो ये इधर सोसाइटी में जाएगा, अगर ये पुअर है तो ये सोसाइटी में जाएगा। इसी को साइंटिफिक सोशल साइंटिफिक ने यूज किया था, सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, सेकंड आता है हमारा वेल्युनरेबिलिटी। इसमें क्या था कि इसमें अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएं तो इसका मतलब ही है कि
सबसे पहले उससे कौन इफेक्ट होगा। अगर जैसे हमने आपको रामचरण की कहानी सुनाई थी, रामचरण क्या एक रामचरण ही जो था कि वो अर्निंग कर रहा था। अब उसकी वाइफ थी, ठीक, अब उसकी वाइफ जो थी वो हाउस होल्ड थी, उसके 4 बच्चे थे। अगर रामचरण को कुछ हो जाता है, वो अर्निंग नहीं कर, तो उसका सबसे ज्यादा पहले पॉवर्टी का जो इफेक्ट पड़ेगा वो उसके बच्चों पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर हेल्थ नहीं मिलेगी, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मिलेगी, तो उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह आपकी बुक में जो है वो एक और है स्टोरी, एक और स्टोरी दी गई है शिवराम की। उसका क्या था, उसकी स्टोरी है तो वो कॉबलर है, वो कॉबलर के तरह काम, मतलब कॉबलर सोसाइटी से बिलोंग करता है, और वो उसके साथ बच्चे हैं, चार चार बच्चे हैं उसके भी, 3 बेटियां एक बेटा, उसकी माँ है, उसकी वाइफ है। वाइफ खेत में जाके काम करती है, 100 रुपीज उसको मिलते हैं, और कुछ उसको जो है उसको मिलता है। देन वो क्या होता है कि उसकी बेटियां हैं, तो वो जो भी अर्निंग करता है, तो सबसे पहले अगर वो मिल्क लेकर आता है तो अपने बेटे को पिलाता है, बेटियों को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि नहीं तो दूसरे घर पे जाना है शादी करके, ये क्या उसकी सोशल मेंटालिटी है, ठीक है। और लड़के को अगर उससे कुछ हो जाता है तो उसका सबसे पहले इफेक्ट उसके बच्चों को पड़ेगा, उसके बूढ़े माँ बाप पे पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूनियबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि सबसे पहले उससे कौन इफेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाएं कि अर्थक्वेक आ जाए, जो हम एडल्ट हैं हम तो भाग निकलेंगे, लेकिन जो ओल्ड जनरेशन के लोग हैं और जो इन्फेंट हैं वो बच जाएंगे, वो बेचारे भाग ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इफेक्ट कौन होता है पॉवर्टी से, तो हमारे जो ओल्ड जनरेशन के और जो हमारे चिल्ड्रन हैं। ओल्ड तो चले जाएंगे, लेकिन जो बच्चे हमारे बच्चे हैं वो इफेक्ट पड़ जाएंगे। पॉवर्टी का सबसे ज्यादा सबसे पहले अगर इफेक्ट किसी पे पड़ता है, उसके क्राइटेरिया में उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, वो होता है चिल्ड्रन, क्योंकि उसको ना तो एजुकेशन प्रोवाइड होगी, ना हेल्थ केयर प्रोवाइड होगी, ना उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगी, ठीक है। पॉवर्टी एक लेवल पे है, डिस्पैरिटी है। नॉट एवरी स्टेट कंट्री हैज द सेम पॉवर्टी पुअर पीपल, सेम हर कंट्री में सेम नहीं है, हर कंट्री में पॉवर्टी और पुअर जो है अलग अलग है, सबका अपना अपना क्राइटेरिया डिसाइड है। देखिए जैसे कि आप यूएसए की बात करें, तो यूएसए में क्या क्या किसी के घर में कार है तो वो पॉवर्टी लाइन में नहीं आता है, ठीक है, वो बिलो आता है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं अभी भी जिनके जिनके यहाँ कार नहीं है, तो क्या उससे पॉवर्टी लाइन में आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हर कंट्री का अपना अपना क्राइटेरिया डिसाइड करने का कि कौन पॉवर्टी लाइन के अबव है, कौन पॉवर्टी लाइन के बिलो है, ठीक है। कुछ स्टेट्स भी देखिए, अब हम पॉवर्टी में आए कैसे, तो हमारा ब्रिटिश के टाइम पे हमारा जो था इंडस्ट्रीज जो था हमारा वो वो हो गया, एक्सप्लोटेशन जो था हमारा खत्म हो चुका था। हमारा जो करने का प्रोसेस था, वर्किंग इंडस्ट्रीज वगैरह जो हम वर्क हाथ से करते थे, वो उन्होंने बंद करके क्या किया, मशीन्स ला दी। तो अनएम्प्लॉयड लोग हो गए, गरीबी और बढ़ गई। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो फिर पॉवर्टी बढ़ने तो फिक्स है कि पॉवर्टी इंक्रीज ही होगी, रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ स्टेट्स थे जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा थे, जैसे था कि ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो द 21.9 इन स्टेट लाइक द मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा was also lower than the all Indian poverty level in the 2011-12 to डाटा के अकॉर्डिंग 11 और 12 के ईयर में जो ये रेशियो था कि यहाँ पॉवर्टी लाइन काफी वो थी, ज्यादा थी, 21.9% थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो छोटे छोटे स्टेट्स में बांट दिया गया, और जिसको जहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज मिल गई, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया आपका, एमपी हो, वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, केरला हो गया, यहाँ पे इन लोगों ने ह्यूमन को एज अ रिसोर्स यूज किया, और वहां पे क्या किया, फोकस किया एग्रीकल्चर पे। हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे पॉवर्टी क्या होगी, बहुत जल्दी रिड्यूस हो गई। इन स्टेट्स में आपको पॉवर्टी लाइन
पावर्टी से बिलो लोग, पावर्टी लाइन के बिलो जो लोग हैं वो बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने काम किया, इन्हें थोड़ी फैसिलिटीज मिली, इन्होंने ह्यूमन को एज अ रिसोर्स यूज किया और इन्होंने अपने स्टेट की पावर्टीज को कम कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ स्टेट्स हैं। In West Bengal, land reform measure been the undertaken and help the poverty reduce. वेस्ट बंगाल को लैंड बहुत मिली थी, जिससे उन्होंने अपने साइड की पॉवर्टी को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु डिस्ट्रीब्यूटेड फूड ग्रेन्स ऑन मोस्ट पब्लिक एंड रिड्यूस द पॉवर्टी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोगों ने फूड वगैरह पे फोकस किया, फूड ग्रेन वगैरह पे फोकस किया, और उन्होंने इसी तरह से उन्होंने पॉवर्टी लेवल को अपने स्टेट में रिड्यूस कर दिया। आपके में कुछ डाटा है, डाटा बुक के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। अगर आप उस डाटा को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेंज होते रहते हैं। हर ईयर के डाटा आप सेंसस देखेंगे तो चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब आते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। मैंने बताया था कि पॉवर्टी आ कहाँ से गई थी, तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स के वजह से पहले आ गई हमारे यहाँ। ठीक, फिर कंट्री में हमको उससे हटने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन बताया तुमने कि ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया कि पॉवर्टी को हम कम करें। फिर गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स स्टार्ट करी थी, एंटी पॉवर्टी मेजर। गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम स्टार्ट की जिससे क्या होगा कि पॉवर्टी को हम रिड्यूस करें। अपनी कंट्री में पॉवर्टी को कैसे हम रिड्यूस करें, सबसे जो डिफिकल्ट चैलेंज है वो यही है कि हम पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस करें। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, आप इतना एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो कि आप पर पर्सन को एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सको। इतना ज्यादा पॉपुलेशन हो चुका है। गवर्नमेंट ने स्कीम कुछ बनाई, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, कुछ योजनाएं बनाई जिससे वो पॉवर्टी को कम कर सकें। पहली थी आपकी मनरेगा। 2005 में मनरेगा को उन्होंने मनरेगा बना, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 100 डेज के लिए लोगों को रूरल एरियाज में जो भी उनकी लाइवलीहुड की सिक्योरिटी के लिए 100 डेज के लिए हर एक लेबर को हम वेजेस पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। देखा होगा आपने कि गांव वगैरह में मनरेगा चलता है। मनरेगा में 100 डेज के लिए जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो फिक्स हो जाती है। ठीक है, उसके बदले आपको वेजेस मिलते हैं, आपके हाउस होल्ड के लिए सिक्योरिटी मिल जाती है कि हाँ आप 100 डेज काम करेंगे, आपको उसके बदले वेजेस मिलेंगे, जिससे आप अपना लिविंग लाइवलीहुड है जो उसको इम्प्रूव कर सकेंगे। ये एक तरह से पॉवर्टी को थोड़ा कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई थी। देन चलाया उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम योजना 2000 में। स्टार्टेड द सर्विस प्राइमरी हेल्थ एंड एजुकेशन, रूरल शेल्टर एंड रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। इन्होंने इस योजना के थ्रू रूरल एरियाज में, स्टेट्स में प्राइमरी हेल्थ क्या है, एजुकेशन है, शेल्टर्स है, ये प्रोवाइड कराया लोगों को, रूलर्स को, ताकि उनको ये सारी चीजें, जो बेसिक चीजें मिल जाएंगी, लाइवलीहुड की बेसिक चीजें मिल जाएंगी, तो वो अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई। देन 1999 में एक स्कीम चलाई थी, स्वर्ण जयंती ग्राम योजना। We also started the aim of the low income family coming above the poverty line. लो इनकम जिन फैमिलीज की थी उसे अबव लाने के लिए पॉवर्टी लाइन से, एंड ऑर्गेनाइज द सेल्फ रिलायंस ग्रुप एंड हेल्प द बैंक क्रेडिट गवर्नमेंट सब्सिडीज। इसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडीज वगैरह लोगों को प्रोवाइड की, रूरल एरियाज के लोग थे, अर्बन के भी इंक्लूडेड थे इसमें, ताकि आप अपना कुछ उसमें कर सकें, आप अपना उसमें अपना सेल्फ कुछ करके, बिजनेस करके, कुछ भी करके आप अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकें और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छी कर सकें। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1995 में, टू क्रेडिट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्मॉल टाउन एंड रूरल एरिया। सेम यही योजना था कि इसमें आप सेल्फ एंटरप्रेन्योर बने, आत्मनिर्भर, जो इस समय चला था, मोदी जी ने चला था आत्मनिर्भर, उसमें भी यही था कि आप खुद से वर्क करें, आप खुद एंटरप्रेन्योर बने और खुद से अपना जो इनकम है उसको जनरेट कर सकें।
1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना लॉन्च की गई थी। इन्वेटेड द एम टू क्रिएट द वेल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन। एक 1993 में भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसके थ्रू इन्होंने इनिशिएट किया था। एम था उनका कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और वो अर्निंग करके अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सके। अब क्या आता है कि अपकमिंग चैलेंजेस भी थे इसमें। पॉवर्टी के लिए बना दिया, एंटी मेजर बना दिए, स्कीम्स बना दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इसको पॉवर्टी को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। मुश्किल क्या अभी भी है, फिर भी, लेकिन हमने पहले से काफी ज्यादा रिड्यूस कर लिया। गवर्नमेंट के स्कीम्स ने काफी वर्क किया और ठीक है कि उन्होंने किया और काफी ज्यादा हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाए हैं। Poverty rate of India has a decline in the remaining as a challenge. Expected provide reducing the make better program upcoming year, economic growth, elementary education, decline population, empowered women will have the reducing poverty level of the level in the country. कंट्री में पॉवर्टी को अगर आपको रिड्यूस करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कई चीजों का देखना होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो पॉवर्टी अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, और जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होने की वजह से लोगों को जॉब मिलेगी, पैसे आएंगे उनके पास, तो वो अपना ख्याल रख पाएंगे। ठीक है, एजुकेशन वो अपना अच्छा कर पाएंगे, लिटरेट हो पाएंगे, प्रॉपर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस फैलेगी, पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे। और वुमेन को एम्पावर्ड बनाना सबसे बड़ा है कि वुमेन को भी अगर आप इंक्लूड कर लेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ में इंक्लूड कर लिया जाएगा, तो जो भी हमारी पॉवर्टी है वो रिड्यूस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। कंट्री में अगर आपको पॉवर्टी रिड्यूस करनी है तो, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि always insist that the India would be truly independent. India truly independent तब होगा only when the poorest of the people become a free human suffering. जो poorest है, जो भी हमारे, अगर ये जो ह्यूमन सफर कर रहे हैं गरीबी से, अगर ये बाहर आ गए अपनी गरीबी से, तो ये हमारे लिए सबसे पहले ये ट्रूली इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट हम 1947 में भी हो गए, लेकिन ट्रूली इंडिपेंडेंट हमें होना बाकी था। वो हम तब होंगे जब ह्यूमन सफरिंग करना, पॉवर्टी से सफर करना बंद कर देगा, तब हम ट्रूली इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, वैसे टारगेट जहां तक है यूएस का, वर्ल्ड बैंक का, कि 2030 तक हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर देंगे कंट्री से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज, और ये एक तरह से हमारा चैप्टर जो था, ये हमारा इंक्लूड जो था, इसका ओवरव्यू था। इसमें स्टोरीज थी और मेन मैंने वर्ड्स आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसका क्या मतलब है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।